हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर में जनरल साइंस से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन देख रहे हैं। और इसी सीरीज़ में हमने 2011, 2013 और 2015 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जनरल साइंस से संबंधित वो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे 2018 के ग्रुप ए के अंदर पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018, ठीक है, जो फर्स्ट पेपर के अंदर जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे वो अपन डिस्कस करेंगे। ग्रुप ए जो कि 3 जनवरी 2020 को पेपर हुआ था उसके ये क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है? ऑप्शन ए गंधक, जिसको सल्फर भी कहा जाता है। ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्गन। देखिए, परमाणुकता जो होती है किसी भी अणु के अंदर या कोई भी अणु होता है तो उसके अंदर जितने भी परमाणु मौजूद होते हैं वही उसकी परमाणुकता हो जाती है, ठीक है। तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि किसी भी अणु संरचना में उपस्थित जो परमाणु की संख्या होती है उसको उसकी परमाणुकता कहा जाता है। जैसे अगर हम ओजोन के अंदर देखें तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। O3 होता है, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं, इसलिए इसकी परमाणुकता 3 हो जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो गंधक है, गंधक यानी कि जो सल्फर है उसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? तो इसकी 4 या 8 हो जाती है, ठीक है। यानी कि सल्फर के अंदर S8 के रूप में ये रहता है ज़्यादातर, तो इसकी परमाणुकता 8 हो जाएगी। इसी प्रकार से क्लोरीन, क्लोरीन जो होती है ज़्यादातर ये Cl2 के रूप में रहता है, यानी Cl2 का मतलब हो जाएगा कि इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 परमाणु इसके अंदर होते हैं। इसके बाद में आर्गन दे रखा है। आर्गन एक अक्रिय गैस होती है जो कि एक ही होती है, Ar इसका प्रतीक होता है। तो यहाँ पर इसका एक ही परमाणु होता है, इसलिए इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसलिए आंसर भी ये राइट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है, तो वहाँ पे आर्गन जो है इसकी परमाणुकता 1 होती है। और ऑक्सीजन की अगर हम परमाणुकता देखें तो ये O2 के फॉर्म में होती है और इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, इसलिए इसकी परमाणुकता 2 हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अभिक्रिया Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2, इससे बनता है BaSO4 प्लस 2NaCl। ये उदाहरण किस अभिक्रिया का है? तो यहाँ पे अभिक्रियाओं के नाम दिए हुए हैं, अपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे किसी का भी अपचयन नहीं हो रहा है, ठीक है। और अपघटन भी नहीं हो रहा है। अपघटन का मतलब होता है कि किसी अभिकारक का टूटना, ठीक है। और संयोजन अभिक्रिया में यानी कि दो कोई भी चीज़ें जुड़ रही होती है तो वो संयोजन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे द्विविस्थापन यानी इसका इसके साथ में जुड़ रहा है, इसका इसके साथ में जुड़ रहा है, तो इस प्रकार से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। इसकी परिभाषा हम देखते हैं। ऐसी रिएक्शंस जिसमें 2 अभिकारकों के धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन अपना स्थान बदल करके 2 नए उत्पाद बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो Na2 है वो Cl2 के साथ में जोड़ करके 2NaCl बना रहा है, और इसी प्रकार से जो SO4 है वो Ba के साथ में जुड़ करके BaSO4 बना देता है। तो यानी कि द्विविस्थापन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, लेकिन 2 का साथ में हो रहा है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है कि संवेग का SI मात्रक है। ऑप्शन ए किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, थर्ड ऑप्शन न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन जूल मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, ओके। यानी कि इसका मात्रक हम कैसे निकालते हैं? संवेग के बारे में हम जानते हैं कि संवेग P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, यानी कि द्रव्यमान इंटू
वेग जो है उसका गुणनफल संवेग कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे द्रव्यमान को हम किलोग्राम के अंदर लेते हैं और वेग यानी कि विस्थापन अपॉन समय होता है। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय, और विस्थापन को हम मीटर में दर्शाते हैं और समय को सेकेंड में दर्शाते हैं। तो यहाँ पे मीटर अपॉन में सेकेंड लिख दिया, तो इसका मात्रक भी यही बन जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है केवल अपने पिता से, केवल अपनी माता से, अपनी माता और पिता दोनों से, या तो अपनी माता से या अपने पिता से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अपनी माता और पिता दोनों से प्राप्त करती हैं। ठीक है, इसको हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। ये है लिंग निर्धारण का फ्लो चार्ट, इसको हम समझते हैं। एक पिता यानी कि नर जो है उसके अंदर लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई। इसी प्रकार से जो मादा यानी कि माता जो होती है उसके पास में गुणसूत्र होते हैं, उसके लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स और एक्स। ठीक है, यानी पिता के अंदर एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं और माता के अंतर्गत एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। पिता के अंदर क्योंकि दोनों लिंग गुणसूत्र अलग अलग हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है, तो इनको हम अलग अलग रखेंगे, लेकिन माता के पास में सिर्फ एक्स ही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अलग क्या दिखाई दे रहा है, वाई, यानी कि पिता का जो जीन है वो ही डिसाइड करेगा कि आगे बालिका का जन्म होता है या बालक का जन्म होता है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से डिसाइडेड होता है कि अगर पिता का एक्स क्रोमोसोम माता के एक्स क्रोमोसोम के साथ में फर्टिलाइज्ड होता है तो बालिका शिशु का जन्म होता है। ठीक है, जिसमें बालिका शिशु जो होती है एक एक्स गुणसूत्र को पिता से प्राप्त करती है और दूसरा एक्स गुणसूत्र माता से प्राप्त करती है। इसलिए अपना आंसर था कि वो माता और पिता दोनों से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है। ठीक है, एक जो एक्स गुणसूत्र है वो इसको पिता से मिलता है और दूसरा एक्स गुणसूत्र वो इसको माता से मिलता है। ठीक है, यानी कि एक एक्स गुणसूत्र बालिका को पिता से मिलता है और दूसरा एक्स गुणसूत्र बालिका को माता से मिलता है। ओके, तो इस प्रकार से जो है अपना आंसर सी हुआ। नेक्स्ट, अगर बालक के बारे में पूछे, अगर पिता का वाई क्रोमोसोम माता के एक्स क्रोमोसोम के साथ में फर्टिलाइज्ड होता है और ऐसे कंडीशन के अंदर एक्स वाई लिंग गुणसूत्र बनेगा, एक्स वाई जोड़ा बनता है और ये जो होती है बालक शिशु जो है उसके जन्म के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि ऐसी कंडीशन के अंदर बालक का जन्म होगा और ये बालक जो है वो एक्स गुणसूत्र अपनी माता से प्राप्त करता है और वाई गुणसूत्र अपने पिता से प्राप्त करता है। तो यहाँ अगर बालक शिशु का पूछे तो इसमें आंसर हो जाएगा कि एक्स गुणसूत्र माता से और वाई गुणसूत्र पिता से प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं अतः बालक या बालिका का जन्म नर के लिंग गुणसूत्र से ही निर्धारित होता है, यानी कि पिता के लिंग गुणसूत्र से ही डिसाइड होता है बालिका का जन्म होगा या बालक का जन्म होता है, क्योंकि माता के पास में सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं जो कि समान होते हैं, इसलिए ये दोनों के अंदर ही जाते हैं। पिता के जो लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई, अगर एक्स फैक्टर पिता का स्ट्रॉन्ग होता है तो बालिका का जन्म होता है और वाई फैक्टर अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो बालक शिशु का जन्म होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हृदय, सेकंड ऑप्शन है आंत, सी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है वृक्क यानी कि गुर्दा और फोर्थ ऑप्शन है यकृत। तो जो कोलीफॉर्म जीवाणु होते हैं ये मानव की बड़ी आंत के अंदर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अंदर केवल आंत लिखा हुआ है तो इसी को हम राइट करेंगे। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आंत, लेकिन ये जनरली बड़ी आंत के अंदर पाया जाता। ठीक है, कोलीफॉर्म जीवाणु। और तो ये जो हमारे ग्रुप ए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2018 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ग्रुप बी के अंदर जो 2018 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे 5 क्वेश्चन उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।